फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर है वो सेल का चल रहा है। सेल के चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। सेल के चैप्टर में हम जो पढ़ रहे थे वो डिस्कवरी ऑफ सेल, थ्योरी ऑफ सेल। तो आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम क्या स्टडी करते हैं? अंडर माइक्रोस्कोप अगर हम सेल को देखें तो हमें सेल की साख्त नज़र आती है, सेल की बनावट, सेल की शेप नज़र आती है। वो कैसे होती है वो हमने आज देखना है। और दूसरा स्टडी करना है कि सेल किस चीज़ से मिलकर बनता है, मीन की सेल की बनावट, सेल की साख्त क्या है। तो जैसे आप अंडर माइक्रोस्कोप सेल को स्टडी करते हो या आपको सेल को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, आपको सबसे पहले सेल की बाउंड्री लाइन पे एक वाल नज़र आएगी, ठीक है। आउटर कवरिंग में एक वाल नज़र आएगी जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये एक झिल्ली है, इस झिल्ली को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बोलते हैं झिल्ली को। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का काम करती है। मीन के कोई भी सब्सटेंस है, कोई केमिकल है, कोई मैसेज है, वो सेल के अंदर आएगा या सेल किसी भी सब्सटेंस या केमिकल्स को बाहर सेक्रीट करेगा तो ये किसके ज़रिए करेगा? वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए करेगा। तो जैसे ही आप सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो तो सेल के अंदर, सेल के बिल्कुल जो दरमियान में, सेंटर में हमें एक गोल शक्ल का स्ट्रक्चर नज़र आता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर नज़र आता है। उस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये रेड इंक वाला नज़र आ रहा है आपको, ये दिस लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस को आप देखते हो तो न्यूक्लियस के बाहर आपको डबल मेम्ब्रेन वाली एक झिल्ली नज़र आएगी, ये वाली, ऐसे कुछ नज़र आएगा आपको। यहाँ से यहाँ तक देखें, ये वाला। हाँ, इस जो डबल मेम्ब्रेन वाली झिल्ली है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप बोलते हैं लिफाफे को। लिफाफा किस लिए यूज़ होता है? कवरिंग के लिए। तो मीन के न्यूक्लियर एनवेलप इज़ द कवरिंग ऑफ, आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे आप न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग के देखते हो, दरमियान में आपको कुछ गैप नज़र आते हैं। मीन कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप की जो ये मेम्ब्रेन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन में आप में गैप नज़र आएंगे। इन गैप को कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। पोर कहते हैं छेद को, सुराख को, ठीक है। किसको कहते हैं? न्यूक्लियर पोर, छेद को कहते हैं सुराख को। ये सुराख किस लिए होती है बेटा? न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी का ब्रेन क्या है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी का ब्रेन होता है, वो क्या काम करता है, उसका क्या फंक्शन है कि जितने भी हमारे बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं, उनको मैनेज करता है। जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो क्या है? CPU है। उसको ब्रेन इसलिए कहते हैं कि वो तमाम कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो उसके फंक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। तो ऐसे जो सेल के फंक्शन को, जितने भी सेल में फंक्शन हो रहे होते हैं, उनको कंट्रोल क्या करता है? न्यूक्लियस करता है। तो सेल जो अंदर है, जो सेल के जो मटेरियल है, ठीक है, इसमें जो चीज़ें बनेगी, मीन के कोई भी केमिकल बना, कोई मैसेज सेल ने बाहर देना है या बाहर से लेना है, तो ये पैसेज है, ये वे है ट्रांसपोर्टेशन का। मीन कोई चीज़ बाहर जाएगी न्यूक्लियस से या न्यूक्लियस के अंदर आएगी आउटर सेल से, तो क्या होगा? ये पैसेज है न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जाने का। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के अगर और आप फोकस करो थोड़ा सा न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के अंदर हमें दो स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। ये आपको एक डार्क स्पॉट नज़र आ रहा है जिसको हम डेंस पोर्शन भी कहते हैं, डेंस पार्टिकल भी कहते हैं। इसका नाम है
न्यूक्लियर, ठीक है। और उसके बाद ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर का नाम है क्रोमेटन, क्रोमेटन, क्रोमेटन। क्रोमेटन डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। ये डेंस जो पोर्शन है इसका नाम है न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है, ये राइबोसोम्स की फार्मेशन में मदद देता है, राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन, यह हमें नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये डेंस, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये धागानुमा साख्तें, ये टिनी टिनी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं जो क्रोमोसोम बनाते हैं। ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो क्या करता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो क्या देखते हो कि न्यूक्लियस किस किन चीज़ों से मिलकर बनता है, न्यूक्लियर पोर से मिलकर बनता है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ठीक है, और क्रोमेटन। मीन के इन तमाम को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब जैसे ही न्यूक्लियस से आप थोड़ा सा ऊपर जाएं, न्यूक्लियस की जो बाउंड्री वाल है ये वाली, जिसको मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियर एनवेलप कहा था। अगर इसके ऊपर आप देखें आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। आपके अब देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन इंक का इसको बनाया है, ठीक है। ये ग्रीन इंक वाला, वहाँ पे ग्रीन नहीं नज़र आएगा, ये जस्ट मैंने आपको एक वाज़ेह तौर पे नज़र आने के लिए ये बनाया है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं RER, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसके एक मखसूस नाम है ये, ठीक है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों बोला हमने, रफ का मतलब होता है खुरदरा, क्या बोलते हैं, खुरदरा। मीन के इसकी जो सरफेस होगी वो क्या होगी, रफ होगी, खुरदरी होगी। किसकी वजह से, देखो आपको ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर हमें ये ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये वाला। मीन के स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेन्यूलर्स हैं। मीन के आपको इसके स्ट्रक्चर पे दानेदार स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, ठीक है। इसकी सरफेस पे क्या आएंगे, एक ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। इन ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर को राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम्स। लेकिन राइबोसोम जो सेल में दो तरह की होती हैं, ठीक है, ये दो जगह पे होती हैं, ठीक है, और दो तरह की होती हैं, इनके और बहुत सारी होती हैं। ये जो राइबोसोम है इनका एक मखसूस नाम है, ये किसके साथ बाउंड हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो इसलिए इसका नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंडेड राइबोसोम्स, ठीक हो गया। इसकी सरफेस को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, अटैच होते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसको ग्रैन्यूलर इसका स्ट्रक्चर होता है, किसकी वजह से ग्रैन्यूलर होता है, ये राइबोसोम्स की वजह से ग्रैन्यूलर होता है। और वो राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे होती हैं, उन राइबोसोम्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंडेड राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक हो गया। मैंने आपको अभी बताया कि सेल के अंदर, सेल के स्ट्रक्चर में दो जगह आपको राइबोसोम्स नज़र आएंगे। एक आपको नज़र आएंगी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे, दूसरी आपको फ्री राइबोसोम्स नज़र आएंगे, फ्री राइबोसोम्स। मीन फ्री का मतलब क्या होता है, आज़ाद,
इनकी अटैचमेंट किसी से भी नहीं होगी, ठीक है। ये फ्री आज़ादाना पड़ी होंगी, बिल्कुल फ्री होंगी, ठीक हो गया। अब राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है? राइबोसोम का मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, प्रोटीन को बनाएगी। ये वाली भी और ये वाली भी, फ्री राइबोसोम भी प्रोटीन बनाएंगी और बॉन्डेड राइबोसोम भी क्या बनाएंगी? प्रोटीन बनाएंगी। लेकिन जब ये प्रोटीन बनाती है तो ये प्रोटीन जब बन जाती है तो सेल को खुद भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है और सेल के बाहर भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जो जिस्म के दूसरे अज़ा हैं, ऑर्गन हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है और सेल को खुद भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इनमें से एक प्रोटीन, एक राइबोसोम, ठीक है, जो सेल को अंदर ही यूज़ करवाएगी प्रोटीन, और एक राइबोसोम ऐसी है जो सेल के बाहर जाएगी और बॉडी के दूसरे अज़ा हैं, ऑर्गन हैं, वो यूज़ करेंगे। इनमें से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंडेड राइबोसोम्स जो होगी, इसने जो प्रोटीन बनानी है वो आउटसाइड द सेल यूज़ हो, मीन के सेल के दूसरे जो बॉडी के दूसरे अज़ा हैं उनको क्या होगा? सेल यूज़ करवाएगा, सेल के अंदर यूज़ नहीं होगी। और जो है फ्री राइबोसोम्स, ये इनसाइड द सेल, इनकी जो प्रोटीन बनेगी वो इनसाइड द सेल यूज़ होगी। आपका MCQs बन सकता है, आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फ्री राइबोसोम हैं उनका काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बॉन्डेड जो राइबोसोम्स हैं उनका क्या काम है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। लेकिन जो फ्री राइबोसोम्स हैं जो वो प्रोटीन बनाते हैं वो कहाँ पे यूज़ होती है? या ये भी पूछ सकते हैं कि सेल के अंदर जो प्रोटीन यूज़ होती है वो कौन सी राइबोसोम्स की यूज़ होती है? तो आप कह सकते हो कि फ्री राइबोसोम जो हैं वो इनसाइड द सेल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बॉन्डेड राइबोसोम्स जो हैं वो आउटसाइड द सेल यूज़ होती है। नेक्स्ट जो हमारा ये था आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, आपने पढ़ लिया। इसकी सरफेस क्या होती है? ग्रैन्युलर होती है। जैसे ही आप थोड़ा सा और इसको देखते हो आगे, आपको ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। ये वाले क्या कहते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। इन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस भी बोलते हो, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इनके 3 नाम हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस, ठीक है, 3 नाम बोलते हैं इसको। ये गोल्जी एपरेटस का क्या फंक्शन है? सबसे पहले गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, कम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है? ये इसके पहला फंक्शन है प्रोसेसिंग का, किसकी? ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन बनती है ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में इसकी प्रोसेसिंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। मीन इसका क्या मतलब हुआ कि ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करेगी। थर्ड फंक्शन इसका होता है पैकेजिंग। फोर्थ फंक्शन होता है लाइसोसोम्स फॉर्मेशन। ये मेजर फंक्शन मैं आपको हर ऑर्गेनेल्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे,
एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर इसको आगे फर्दर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अब मैं इनका मेजर फंक्शन बता रहा हूँ। गोल्जी बॉडी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट इसका फंक्शन है प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन, कि जैसे ये राइबोसोम ये वाले और ये वाले क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, तो वो किसकी मदद से बनाएंगे, वो उनका किस में रोल होगा, गोल्जी एपरेटस का उसकी फार्मेशन में रोल होगा। फिर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, कि ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगी। मैंने अभी आपको बताया फ्री राइबोसोम्स और बॉन्डेड जो राइबोसोम्स हैं ये फार्मेशन किस करते हैं, ये प्रोटीन बनाती हैं। दोनों ऑर्गेनेल्स क्या करती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। अब सेल के बाहर किस प्रोटीन ने जाना है, सेल के अंदर किस प्रोटीन ने रहना है, ये मैनेज कौन करेगा, ये गोल्जी एपरेटस करेगा। ठीक, इनके ट्रांसपोर्ट किसने करना है, मैनेज किसने करना है, वो गोल्जी कम्प्लेक्स ने करना है। फिर इसका काम होता है पैकेजिंग, मीन के जो ये प्रोटीन बनाएगी इसकी पैकिंग का काम भी करेगी। मीन के पहले पैक करेगा किसी ये इसको प्रोटीन को, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम फार्मेशन। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है गोल्जी एपरेटस का, नज़र आ रहा है। इसमें जो लास्ट पे ये देखो गोल आपको बड नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है गोल, इसको बोलते हैं बडिंग। ठीक है, बर्ड्स। ये जो क्या करते हैं, गोल्जी एपरेटस इनको अलग कर देते हैं। ठीक है, अलग करने के बाद ऐसे ये स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम जो स्ट्रक्चर है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, इसके मेजर फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। लाइसोसोम कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, लाइसो एंड सोम्स। लाइसो मीन होता है लाइसिस, मतलब ब्रेक डाउन, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट। सोम का मतलब होता है बॉडी। मीन कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसी बॉडी है जो क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी किसी चीज़ को। डाइजेस्ट मीन उसको ब्रेक डाउन करना, उसकी क्या, ब्रेक डाउन करना, तोड़ना किसी चीज़ को, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना। तो क्या होगा, सेल के अंदर जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो क्या करेगा, लाइसोसोम्स करेगा। लेकिन लाइसोसोम्स को एक एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, जिससे मिलके वो क्या करता है, डाइजेशन का प्रोसेस करता है सेल में। वो एंजाइम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये आते कहाँ से हैं, ये एंजाइम्स जिनके साथ लाइसोसोम मिलके डाइजेशन का काम करेगी, ये एंजाइम आते कहाँ से हैं। आइए देखते हैं। ये एंजाइम बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डाइजेस्टिव एंजाइम्स की फार्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल में ये आपका है डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, ये इसने बना दिया। अब यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे भी स्ट्रक्चर में आपको लाइसोसोम नज़र आएगी, आपके सेल में लाइसोसोम है, उस तक डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे पहुँचेगा। यहाँ पे ये देखो एक थैलियाँ नज़र आ रही हैं, पाउच, ये वाली नज़र आ रही हैं, इनको बोलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन वेसिकल्स। जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वेसिकल मीन के ये थैलियाँ, ये पाउच किसका काम करेंगी, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगी। ये एंजाइम को अपने अंदर पैक करेंगी और पैक करने के बाद ये कहाँ ले जाएंगी, लाइसोसोम के पास ले जाएंगे। अब ये इस
डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिलके क्या करेगी, डाइजेशन का काम करेगी। मीन कि ये एंजाइम कहाँ से आएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपको अब देखें, ये मैंने अभी आपको बताया सेल किससे मिलकर बनता है, ऑर्गेनेल्स से मिलकर बनता है। ऑर्गेनेल्स बोले तो इनके सेल के वो पार्ट, सेल के वो ऑर्गन जो सेल को बनाते हैं, सेल की साख बनाते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। अब मैंने आपको सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, न्यूक्लियस के बारे में बताया कि ये सेल के तमाम जो फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, गोल्गी ऑपरेटस के बारे में बताया। ठीक है, ये प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसिंग में काम करती है, इलेक्ट्रॉन की फार्मेशन में काम देती है। ठीक है, तो ये जो सारी ऑर्गेनेल्स हैं काम कर रही हैं, जैसे हम काम करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल होती है। अगर एनर्जी की ज़रूरत होती है, सेल को भी एनर्जी की ज़रूरत होगी, ज़ाहिरी बात है। ये जो ऑर्गेनेल्स हैं ये काम कर रही हैं, इनको एनर्जी की ज़रूरत होगी। क्या हमारे जो ये सेल है इसमें कोई ऐसा हब है, ऐसा कोई डिवाइस, ऐसी कोई ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल को क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी? जी बिल्कुल है। आपको अगर सेल का आप स्टडी करो तो आपको देखो ये थ्रेड लाइक, ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये मैंने दो बनाए, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, माइटो एंड कॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड। कॉन्ड्रिया ग्रैन्यूल्स भी कह सकते हैं इसको, ग्रेन्स भी कह सकते हैं, ग्रैन्यूल्स भी बोल सकते हैं। मीन कि ऐसा स्ट्रक्चर जो थ्रेड एंड ग्रैन्यूल्स लाइक हमें दिखता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया कि सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी होगी, जो पावर होगी सेल की, वो किससे आएगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी।